हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रेस्पायर क्लासेस में। मैं आपका समीर सर आपके लिए फिजिक्स का पूरा कोर्स लेके आया हूं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो या कोई बच्चा क्लास 11th में या 12th में है तो उसके लिए ये सीरीज बहुत सी हेल्पफुल होने वाली है ना। तो हम पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें दैट्स काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में अगर देखे जाए सब टॉपिक्स, हम पहले देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जिसे आप मोशन इन 1D भी कहते हो, है ना। उसके बाद मोशन इन 2D, जब आपका पार्टिकल थोड़ा टेढ़ा चलेगा, मतलब देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, या इस बोर्ड के प्लेन से ऐसे बाहर आएगा लेकिन स्ट्रेट जाना होगा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। अब 2D में पाथ कैसा होता है? 2D में पाथ होता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, या पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमेगा, या पार्टिकल ऐसे एलिप्स में घूमेगा ऐसे। तो मतलब जब भी मोशन एक प्लेन में होगा आपको जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो आपका मोशन इसी प्लेन में है। लेकिन अगर इसी प्लेन में मान लो स्ट्रेट था तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन, और अगर इसी प्लेन में पाथ कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा था देन इट्स 2D, है ना। तो रिलेटिव मोशन उसके बाद आएगा, अच्छा खासा पार्ट है इसका। एट द एंड ऑफ इट हम मिसलिनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो बिल्कुल शुरू करते हैं बेसिक से। काइनेमैटिक्स आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होता है। तो इसमें क्या बात होती है? स्टडी ऑफ मोशन। इसमें बात होती है मोशन के बारे में, लेकिन काज क्या है मोशन का उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा इधर, विदाउट नोइंग द काज। मतलब अगर बॉडी मोशन में है, क्यों है, उसका कारण क्या है, वो कारण हम यहां नहीं पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग काज, है ना। तो यहां काज के बारे में बात नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने यह भी सुना है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट इज पोजीशन चेंज। मतलब अगर मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हूं, तो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अरे भाई यहां एक गाड़ी है, आप इस पे नजर रखो, आप जासूस बनकर इस गाड़ी को देखना। तो मैं बोलूंगा कुछ टाइम, जब टाइम था 0, तो लेट सपोज ये गाड़ी 10 मीटर की दूरी पे थी, तो ये डेटा दे कौन रहा है? अरे भाई एक ऑब्जर्वर दे रहा है। तो अब किसी टाइम बाद मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड जब हुए, तो ये गाड़ी 50 मीटर की दूरी पे थी। तो इस ऑब्जर्वर से मैंने पूछा, बताओ भाई जब टाइम 0 था, जब आपने इस गाड़ी को देखा उस टाइम पे कितनी दूर थी? तो बोला 10 मीटर। जब समय हुआ 5 सेकेंड तो बोला भाई अब वो 50 मीटर दूर है। तो हम कहेंगे दिस कार इज इन मोशन बट विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, कोई तो देख रहा है भाई। तो इसीलिए ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, छोटी छोटी बातें हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी तब मोशन में होती है व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं क्या बोलोगे बॉडी की पोजीशन चेंज हो गया, अरे भाई कोई तो देख रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर ये ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए ऐसा कुछ हमें चाहिए, है ना। तो इस ऑब्जर्वर का और एक नाम जो है ना, इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर को क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर कोई नहीं, उसको फिजिक्स भाषा में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये बेसिकली हमारा ऑब्जर्वर, ऐसे मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, इसको हमने ऐसे वॉच पहना दी। जब हमने इसको वॉच पहना दी तो इसके लिए समय 0 सेकंड से शुरू होगा। जब भी ये किसी बॉडी को देखेगा तो ये बोलेगा भाई 0 सेकंड पे वो कहां थी और कुछ टाइम बाद वो कहां चली गई, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की। मान लेते कि यहां एक गाड़ी और रास्ते में ऐसे हिल आता है, हिल स्टेशन, और ये गाड़ी यहां चली जाती है, तो ये ऑब्जर्वर हमें बोलेगा ये तो t इक्वल टू 0 पे जब ऑब्जर्वर ने इस गाड़ी को देखा था तो कुछ ये कंडीशन थी, और t सेकंड्स जब समय हुआ t सेकंड्स तो तब कुछ ये सिचुएशन थी, है ना। तो ये ऑब्जर्वर हमें सारा कुछ बोलता है, इसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन को स्टडी करना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो हर बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में।
और एक इंपॉर्टेंट बात कि काइनेमैटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोशन का जो काज है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। जो आने वाला चैप्टर है उसमें बताया जाएगा काज ऑफ मोशन होता क्या है ना। ओके, तो ठीक है, पहले एक कॉमन सेंस वाला सवाल करते हैं, बिल्कुल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। काइनेमैटिक्स की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखो, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो एक आदमी ने जो है ना पी रखी है और वो एक तंग गली से निकलता है, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो वो 5 कदम आगे जाता है, एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, तो 3 कदम फिर पीछे आता है, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। ऐसे ही करता है वो, 5 स्टेप आगे निकलता है, 3 स्टेप पीछे आता है, 5 आगे 3 पीछे, है ना। ओके, ई स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, तो हर कोई स्टेप जो है वो 1 मीटर का है, मतलब वो एक स्टेप आगे गया तो ये 1 मीटर का है, एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। एक स्टेप एक तो 1 मीटर का है और 1 सेकंड में वो ट्रेवल होता है। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहां वो शुरू किया वहां से एग्जैक्टली 13 मीटर की दूरी पे एक गड्ढा है, तो यही प्रोसेस अगर ये अपनाता है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, तो बताओ कितने टाइम बाद ये इस गड्ढे में गिर जाएगा। तो देखो इस सिचुएशन को मैं ऐसे एनालाइज करते हैं। दिस इज द पिट, ये पिट है और कितनी दूरी पे है ये 13 मीटर। दिस पिट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर्स। तो यहां ये शुरू करता है, देखो यहां से ये शुरू करता है और 5 स्टेप आगे निकलता है। देखो ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन, t इक्वल टू 0 सेकंड की सिचुएशन। अब ये इसके बाद क्या करता है, देखो इसके बाद ये भाई 5 स्टेप आगे जाता है। देखो जब 5 स्टेप आगे जाएगा 3 स्टेप पीछे, तो नेट कितना चला है अगर देखा जाए तो नेट अब ये चला है 5 में से 3 तो 2 मीटर, लेकिन समय कितना हुआ 8 सेकंड, 5 प्लस 3। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद फिर से 5, तो 5 2 7 मीटर चला टोटल अब, लेकिन फिर 3 वापस आया। अब कितना दूर है, अब ये ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे है और समय कितना हुआ 16 सेकंड। इन अ सिमिलर वे अब ये फिर से 5 जाएगा, तो 5 प्लस 4 हुए 9। अब 9 में से कितना वापस आता है 3, तो 6 मीटर। तो अब ये नेट कितना दूर है घर से 6 मीटर और टाइम कितना हुआ 16 8 24 सेकेंड्स। अब फिर से क्या करेगा ये, फिर से ये लेगा 5 स्टेप आगे। जब 5 स्टेप आगे लिया तो 6 तो था, अब 6 5 11 और 11 में से कितना वापस आया 3, तो 11 में से जब 3 वापस आया, अब ये कितना दूर है घर से 8 मीटर और समय कितना हुआ 24 प्लस 8 स्टेप्स लिए टोटल, तो 32 सेकेंड्स। अरे भाई है कि नहीं। अब देखो अब ये और 5 स्टेप लेता, लेकिन जब 5 स्टेप ले लिए तो ये आ गया 8 प्लस 5 स्टेप जब लिए तो ये टोटल 13 मीटर की दूरी पे आ गया और ऐसे भाई साहब नाली में गिरते हैं ऐसे। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां मिला इसको 13 मीटर। अरे भाई है कि नहीं। तो जो टाइम इसको लगा, जो इसको टाइम लगा वो लगा, एक तो ये 32 सेकेंड्स और यहां से एक्स्ट्रा 5 सेकेंड, तो वो आएगा भाई 37 सेकेंड्स। ये चीज इसको करने का और एक आप दिमाग लगा सकते हो कैसे। देखो अगर मैं बोलूं हर स्टेप में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 है, तो 1 2 3, तो 3 डिस्प्लेस और 4 डिस्प्लेसमेंट तो पूरी हो गई। जब 4 डिस्प्लेसमेंट पूरी हो गई तो 4 डिस्प्लेसमेंट तो पूरी हो गई मल्टीप्लाइड बाई एक पूरे प्रोसेस में 8 सेकंड, तो 32। उसके बाद ये और 5 स्टेप लेगा, जब 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो वो हो गए 5 सेकंड। जब 5 सेकंड हो गए तो टोटल कितना हुआ 32 प्लस 5 37 सेकंड। अरे भाई है कि नहीं। ओके शाबाश। तो ये चीज अगर मैं बोलूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ इसका, इसकी जो पोजीशन है घर से कैसे चेंज हुई, तो मान लेते कि ये इधर था, तो ये 5 स्टेप आगे जाता है, फिर ये कितना आता है 3 स्टेप ये पीछे आता है, तो 3 स्टेप पीछे आया, उसके बाद फिर से 5 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 3, ऐसे करके फाइनली हम देखेंगे कि 13 मीटर की दूरी पे जब ये होगा तो ये इसमें गिर जाएगा। तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी कभी कभार पूछ लेते हैं, है ना भाई। तो ये है 5, जब यहां आया होगा तो 3 स्टेप पीछे आया तो ये 2, ऐसे करके आप इसको बना सकते हो। ओके ठीक है। हाँ अब बिल्कुल फिर से बेसिक बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। देखो एलिमेंट्री क्लासेस में आपको मास्टर साहब ने बोला है डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस इज नथिंग इट्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस जो होती है भाई लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। अगर एक पार्टिकल चलने लगता है तो उसने रियलिटी में कितनी लेंथ जो ट्रैवल की है उसको मेजर किया जाए किसी मीटर टेप से या किसी इंस्ट्रूमेंट से,
तो वो उसकी हो जाती है डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड ऐसे है ना भाई। ओके, अब देखो यहां से अगर पार्टिकल निकलता है, अगर मैं बोलूं यहां से पार्टिकल निकलता है ऐसे, गाड़ी लेके ऐसे 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 फाइनली यहां आ गया, तो ये ए पॉइंट उसका, ये बी पॉइंट। अगर मैं वास्तव में ये डिस्टेंस मेजर करूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं यहां इसके जहां जहां इसके कदम पड़े, अगर मैं यहां पे धागा बिछाऊं, उस धागे को फिर स्ट्रेट करूं और मीटर स्केल से उसको नापूं, तो वो उसकी हो जाएगी डिस्टेंस, है ना भाई। हाँ, अब कुछ बातें और, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? अरे भाई कोई तमीज ही नहीं, कभी इधर गया, कभी इधर आया, कभी इधर गया, कभी इधर आया, तो इसीलिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, है ना भाई। ओके, सिंस की ये लेंथ है, जबकि हमें पता है सर इट्स अ लेंथ, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। ओके सर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और साथ साथ में अगर इसको मेजर करना होगा, वो तो हमने बताया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंटली, इट विल फ्रीक्वेंटली बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसको अमूमन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको आने वाले सवाल, जो भी आने वाले कॉन्सेप्ट है, उसमें इसको किससे डिनोट करेंगे? बाय एस, ये चीज है ना। ओके, अब छोटे छोटे सवाल, अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल सर्कल में घूमा, इसका रेडियस है आर, यहां इसने शुरू किया t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे और वापस मुड़ के वही आ गया, तो बताओ डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। ये तो छोटे छोटे सवाल हुए। डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितना आएगा? 2 पाई आर। अरे सर्कमफ्रेंस के बराबर, अरे भाई सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी ना डिस्टेंस, तो 2 पाई आर, ये चीज है ना। तो ये, अब और एक चीज है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। पार्टिकल का जहां इनिशियल पॉइंट है और पार्टिकल का जहां फाइनल पॉइंट है, अगर उनको डायरेक्ट हम कनेक्ट करें, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये वाली जो है, मान लेते हैं कि ये रीता जी ए से बी तक जाती है, तो ये वाली जो शॉर्टेस्ट इनके बीच डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक फिक्स डायरेक्शन है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हमें समझ में आया, जबकि इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, तो इट्स अ वेक्टर। अरे भाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है। ऐसा देखो, जब पार्टिकल यहां से शुरू किया था, ऐसे घूमा वापस वही पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। या ऐसे मैं बोलूं, ये है नंबर लाइन एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक आदमी पहले, अभी का सवाल याद करो, ये 5 स्टेप आगे जाता है, जब ये 5 स्टेप आगे गया और मान लेते हैं कि ये 10 स्टेप पीछे आया, जब 10 स्टेप पीछे आया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन है क्या भाई? इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो ये है, और इसकी फाइनल पोजीशन है क्या? ये। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, तो दिस इज -5 मीटर, है ना। जबकि इसकी डिस्टेंस 5 और 10, क्योंकि हर एक स्टेप हमने 1 मीटर का माना है, हर एक स्टेप बाई जो है वो हमने 1 मीटर का माना है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 5 -5। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 एज वेल। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ये चीज। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट गया, बिल्कुल स्ट्रेट, ना वो वापस मुड़ा, ना उसने पलटी मारी, कुछ भी नहीं, ना वो दाएं की तरफ गया ना वो बाएं की तरफ गया, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, दे आर बराबर इन मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमें पता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। तो इसका क्या लिखना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होंगे? व्हेन पार्टिकल मूव स्ट्रेट, when particle moves straight without turning back, when particle moves straight, जब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, जब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा विदाउट टर्निंग बैक, और पीछे मुड़ेगा भी नहीं, है ना, तो विदाउट टर्निंग बैक। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, विदाउट टर्निंग बैक। अमूमन
अगर इन जनरल देखा जाए, अगर जनरल देखा जाए तो हमें बताना चाहिए सर डिस्टेंस हमेशा या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक स्केलर दूसरा वेक्टर इनको कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारी चीजों से हम डिनोट करते हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को कभी मैं ऐसे डेल एस ये बोलूंगा मैं, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहां मैंने एस लिखा था, या यहां मैं अगर डेल एस लिखूं तो डेल एस होगा क्या? दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, नॉट जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल। ये वो चीज नहीं है, मैंने डेल आगे लगा दिया तो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये होगी टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ना। और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन ए सिमिलर वे, वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाय डेल एस। इसमें क्या आएगा? फाइनल पोजीशन आपकी माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ऐसे भी इसको डिफाइन किया जाएगा डेल एक्स। अगर एक्स में बात कर रहे हो, अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट गया तो, या अगर प्लेन में जब हम मोशन पढ़ेंगे तो डेल आर, जबकि आर हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना। क्योंकि कभी कभार पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इधर और कुछ टाइम बाद पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इधर आ गया, तो ये बीच वाली जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो दैट विल एट दैट टाइम हम डेल आर से ये बताएंगे कि ये है चेंज इन द पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, तो ये हो गया। हाँ जी, अब इस पे एक अच्छा सवाल, ये बेसिकली जेई में आ चुका है, तो मैंने जरूरी समझा कि इस सवाल को डिस्कस करें। देखो, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रेवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो एक पहिया जो है ना वो रोल करता है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ऐसे बिछाया हमने, तो एक पहिया रोल करता है। तो बताओ, जब उसने एक आधा चक्कर काटा, मतलब आधा चक्कर जब उसने काटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। लेट मी टेल यू ये क्या है। सी, इसमें बताया गया है कि एक पहिया है ऐसे, ऐसे एक पहिया है, और फाइनली ये पहिया मान लेते हैं ऐसे आ गया। हाँ जी, अब गौर से सुनो, ये बताया गया है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये जो है दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ऐसे सुनो, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, तो ये बोला गया है ये जो व्हील है ना, ये आगे भी जा रहा है, लेट्स सपोज रफ्तार v से, और ये घूम भी रहा है। जब आप रोटेशन पढ़ोगे तब आपको फीलिंग आएगी कि रोलिंग के लिए जो है, रोलिंग के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो नीचे होता है ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है। तो मतलब अगर सेंटर की रफ्तार है आगे और रोटेशन वाली होती है आर ओमेगा, वो बराबर होता है। वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट। तो हमसे बस ये पूछा है कि जब ये आधा चक्कर काटेगा, जब ये आधा चक्कर, तो ये पॉइंट होगा किधर? इधर। अब देखो, आधा चक्कर काटने का मतलब इस पॉइंट ए को देखो, ये सेंटर कितना आगे गया होगा? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कॉमन सेंस है, अगर ये पूरा चक्कर काट के जाता, ये व्हील अगर पूरा चक्कर काट के जाता, तो ये ए पॉइंट किधर आता? ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो ए पॉइंट। अगर ये पूरा चक्कर काट लेता तो ऐसे, ये थंब मेरा ए पॉइंट है, तो ये ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, और नीचे ऐसे गिर जाता है इस पे। तो सेंटर तो घूम नहीं रहा ना, सेंटर तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर एक चक्कर काटने में 10 सेकंड लगते हैं, तो उस 10 सेकंड में ये सेंटर कितना आगे चला होगा? सर्कमफ्रेंस के बराबर। लेकिन अभी तो हमसे पूछा भाई, अभी हमसे ये पूछा है कि जब ये क्या काटेगा, आधा चक्कर काटेगा, तब क्या सिचुएशन होगी। देखो, ये जो है ना, ये पहिया, ये कुछ टाइम बाद ऐसे आएगा, ऐसे, और कुछ टाइम बाद इस पहिए को हम थोड़ा ऐसे, देखो ये वाला पॉइंट जो है, जब ये घूम के आएगा तो पहले इधर आएगा, उसके बाद और घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? टॉप पे। अरे आप देखो, ऐसे घूमा तो ये पहिया बीच में कुछ ऐसे आया होगा, ऐसे। सुनो, जब ये घूमेगा, जब ये पहिया घूमेगा, तो ये ए पॉइंट आएगा किधर? ये ए पॉइंट आएगा पहले इधर, ए पॉइंट इधर आएगा, जब और घूमेगा फिर किधर आएगा? फिर ये आएगा इधर, है ना। अब हुआ है हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। तो इसमें जो हाफ रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। तो मुझे बता भाई, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर ने ट्रैवल की, ये कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, इसका आधा। अरे भाई सीधी सी बात है, सर्कमफ्रेंस का आधा ही होगा, आधा चक्कर हमने काटा है। अब मेरे को बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो है कितनी? जो डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट ये है,
ये था इनिशियल पॉइंट, और अब ये फाइनली आ गया किधर, अब ये इधर आ गया है ना। तो इसमें करना क्या है हमें, ऑल वी हैव टू डू इज अप्लाई पीजीटी। देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए, दिस इज 2r, अरे भाई ये तो 2r है, ये तो सरकमफ्रेंस का आधा हुआ, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो होगा ए डैश। तो ए डैश को क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई आर होल स्क्वायर प्लस ये वाला परपेंडिकुलर भाई 2r डायमीटर के बराबर है, तो ये तो लिखना चाहिए सर ए डैश का जो मैग्नीट्यूड हुआ दैट इज रेडियस का, जो रेडियस है 1 मीटर, तो ये उड़ जाएगा, ये बनेगा पाई स्क्वायर प्लस 2 2 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर इसी पॉइंट की हमें डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए तो पाथ कैसा होता, देखो वो मैं थोड़ा आपको बताने जा रहा हूं। इसका पाथ होता कैसा, इसका पाथ होता बच्चे ये इधर आ गया, फाइनली किधर आ गया, फाइनली ये इधर आ गया, अरे है ना, इनिशियली था किधर, इधर देखो, इनिशियली ये पॉइंट इधर था, फिर ये किधर आ गया, इधर, फिर ये किधर आ गया, इधर। तो इसीलिए इसका पाथ जानने के लिए हम क्या करें, इन पॉइंट्स को मिलाओ, ये तो फाइनली यही पॉइंट जब पूरा चक्कर काटेगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, पूरा चक्कर काटने पे ये पॉइंट आएगा किधर, ये पॉइंट आएगा इधर ए डैश। अगर पूरा चक्कर काटते, आधा चक्कर काटने पे ये कहां आ गया, तो इस पाथ को हम कहते हैं साइक्लाइड, साइक्लाइड पाथ होता है। तो डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हमें बेसिकली इसी पे एक इंटीग्रेशन करनी होती है वेलोसिटी स्पीड की, तो हमें मिल जाता है, वो हम रोटेशन में देखेंगे, अभी के लिए बस हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और हमने निकाल दिया है ना। ओके, अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड आप लोगों ने बचपन में फिर से पढ़ा है, तो स्पीड को मास्टर साहब क्या बोलते थे, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में। मैं आपको बताऊं हर क्वांटिटी के दो वैल्यू होते हैं, एक उसका होता है एवरेज वैल्यू, दूसरा उसका होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। तो इन सिमिलर वे अगर स्पीड की बात की जाए, अगर स्पीड की बात की जाए भाई, इसके भी दो है। अगर स्पीड की बात हम करें तो इसके भी कितने वैल्यू होते हैं, दो। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड हमें मिलता है इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। इसका जो एवरेज स्पीड का हमें वैल्यू मिलता है वो एक इन इंटरवल ऑफ टाइम मिलता है। मतलब मैं आपको बोलूं, बताओ स्पीड क्या रही, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, तो एक इंटरवल आपको गिवन होता है, तो उसमें आप हमेशा एवरेज देखते हो। लेकिन जब बात आएगी ना इंस्टेंटेनियस की, तो ये टाइम के किसी एक पॉइंट पे आपको वैल्यू देता है। तो यहां पे हमें मिलता है वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अगर मैं बोलूं बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड जब एग्जैक्टली थे तो बॉडी की स्पीड क्या थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। और ये जो एवरेज है, एवरेज के लिए आपको चाहिए इंटरवल, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक क्या वैल्यू रहा होगा, दैट्स एवरेज, है ना। तो ये याद रखो बच्चे एक ही बार, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा आपको जब भी बात आएगी ना इंस्टेंटेनियस की, तो आपको ये डिफरेंशिएशन से मिलता है, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। मैं थोड़ा आइडिया भी आपको दूंगा कि ये क्यों आता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात जब भी आती है तो इसका वैल्यू आपको मिलता है डिफरेंशिएशन से, किससे, और यहां पे आपको जस्ट करना होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, यहां आपको जस्ट चेंज देखना होता है। लेट मी टेल यू, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कैसे। ऐसे मान लेते हैं कि ये रीता जी है और ये ऐसे घर से निकलती है, पहाड़ की चढ़ाई करके यहां आ जाती है ना। अब मैं बोलता हूं आपको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सॉरी t 1 सेकेंड पे, जब समय हुआ t 1 सेकेंड, मतलब कोई ऑब्जर्वर हमारा होगा, मान लेते हैं कि घर पे एक ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, और इसने जब रीता जी को देखना शुरू किया तो t 1 सेकेंड हुए थे, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस कितना दूर ये घर से थी, लेट्स कॉल दैट s1। तो s1 क्या है, s1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट, इट इज टोटल डिस्टेंस एट t1। तो ये t1 टाइम पे कितना दूर थी s1, और कुछ t2 टाइम बाद जब टाइम हुआ t2, जब t2 सेकेंड्स हुए, तब ये घर से कितना दूर थी, मतलब ये सारा मिला के दिस इज s2, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये सारा हम देखते हैं फ्रॉम ओरिजिन,
फ्रॉम ओरिजिन एट t2 सेकेंड्स, t2 सेकेंड्स पे इज s2। अरे भाई है कि नहीं? अब देखो एवरेज स्पीड इज नथिंग, एवरेज स्पीड को v एवरेज ऐसे लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल की, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ऐसे अपॉन टोटल टाइम। अरे भाई है कि नहीं? हाँ जी सर। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल की होगी किसी इंटरवल में तो की होगी। अरे भाई हाँ बिल्कुल, तो एवरेज स्पीड को लिखा जाता है भाई, देखो हमारा टाइम इंटरवल कौन सा है, हमारा जो टाइम इंटरवल है दैट इज, हमारा जो टाइम इंटरवल है दैट इज t2 फाइनल टाइम माइनस t1, तो इसको भाई लिखा जाता है डेल t से भी, है ना। तो इस बीच जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल की ये था s2 और ये था s1, तो टोटल जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सुनो टोटल डिस्टेंस जो हमारी होगी वो होगी ये, यहां तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो एवरेज को मैं लिख सकता हूं s2 माइनस s1, ये फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ऐसे लिखा जाएगा भाई t2 माइनस t1। तो इंप्लाइज एवरेज को हम हमेशा लिखते हैं डेल s अपॉन डेल t। अरे भाई है कि नहीं? तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको देखना होता है। आर यू गेटिंग इट? ओके। अब एट द सेम टाइम इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस का हुआ मीटर और इसका हुआ सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और एक अहम बात, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? अरे भाई कैसे नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि इसके साथ जो रिश्ता है वो डिस्टेंस का है, तो इसीलिए इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की। जब बात इंस्टेंटेनियस की आती है, फिर से मैं मान लेता हूं ये हमारी रीता जी पहाड़ की चढ़ाई करने गई ऐसे 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 और फाइनली यहां आ जाती है ना। ओके, तो मैंने अपने ऑब्जर्वर से पूछा बताओ जब समय हुआ था t सेकंड, जब हम समय हुआ था कितना, जब समय हुआ था t सेकंड, तो ये रीता जी थी किधर, हमारा ऑब्जर्वर इधर है, वो देख रहा है रीता जी को ऐसे, तो ये रीता जी कहां गई, यहां। अरे कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी और उस डिस्टेंस को हम क्या मान के चलेंगे, s। तो इस भाई साहब ने बोला एट t सेकेंड्स, जो हमारा ऑब्जर्वर है एट t सेकेंड्स जो डिस्टेंस है दैट इज s, डिस्टेंस इज इक्वल टू s, है ना। अब मैंने इस ऑब्जर्वर से बोला थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ाओ, मतलब टाइम t पे तो इतनी डिस्टेंस, अब t से थोड़ा बढ़ाओ dt, मतलब अब टाइम इंटरवल कितना है, t से लेकर t प्लस dt, मतलब अगर t है 2 सेकंड, अब आपको कितना आगे जाना है, 2 सेकंड से लेकर 2.000000 कयामत की सुबह तक 0, लास्ट में 1, इतना छोटा इंटरवल आपको लेना है। तो ये रीता जी कहां आ गई होगी, मैं इसको थोड़ा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, वास्तव में इतना तो होता नहीं है। तो ये टाइम जो आ गया दैट इज t प्लस dt, तो ये हमारा है t प्लस dt। तो भाई देखो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी उसमें दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। यहां तक डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जब t सेकंड से लेकर t प्लस dt तक गए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, क्योंकि इतने कम टाइम में ये बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंटरवल ही बिल्कुल बेकार है। अरे भाई है कि नहीं? तो यहां जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी s प्लस ds। अगर मैं बोलूं ये a, अगर मैं बोलूं दिस इज a और दिस इज b, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज एवरेज स्पीड फ्रॉम a टू b, अगर मैं बोलूं बताओ एवरेज स्पीड क्या है फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, लेकिन हमें पता है जो टाइम इंटरवल इसमें है dt दैट इज बेकार, दैट इज टेंडिंग टू 0। तो इसमें एवरेज क्या लिखा जाएगा भाई, इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल की हमने t से लेकर t प्लस dt दैट इज ds अपॉन टाइम इंटरवल है कितना dt। बेसिकली ये एवरेज है फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू, मतलब अगर आपको a पे एवरेज वैल्यू चाहिए वो इसी के बराबर, b पे एवरेज वैल्यू चाहिए वो इसी के बराबर, लेकिन टाइम इंटरवल इतना कम है, बॉडी ने अपनी स्पीड कैसे चेंज की होगी, कितनी चेंज की होगी, तो इसी को हम लिखते हैं इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। यही होता है इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है। इंस्टेंटेनियस एट बोथ ए एंड बी, एट बोथ ए एंड बी, ये चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए। तो इसी को हम क्या लिखते हैं सब सर, हम इसको लिखते हैं इंस्टेंटेनियस को सीधा v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखा जाता है ds अपॉन dt। तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यही प्रोसेस जो है ना हर क्वांटिटी के लिए हम यूज करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये आइडिया दिया है कैसे एवरेज, कैसे इंस्टेंटेनियस लिया जाता है, लेकिन अब इसमें काम की बात जो है ना वो है जब इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डिफरेंशिएशन,
और जब आपको एवरेज चाहिए तो यू विल हैव टू टेक द इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। और भाई डिफरेंशिएशन देता क्या, ये हमें देता है स्लोप ऑफ ए ग्राफ। अरे स्लोप ऑफ ग्राफ देता है ना, तो अगर मैं यहां बोलूं स्लोप ऑफ किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट, दैट गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो वाला जो एवरेज होता है भाई, वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है स्लोप ऑफ द कार्ड, जो आप कार्ड एक कर्व पे ड्रा करते हो वो आपको देता है एवरेज वैल्यू, है ना। ओके, तो ये चीज अब देखो, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1। तो एक पार्टिकल जो है वो हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं ना, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस है 2s, तो हाफ कितना आ जाएगा, अरे भाई हाफ आ जाएगा s, और यहां से भी कितना आ जाएगा s। अब क्या बोला है, हाँ, a particle covers half of its distance with speed v1 and rest half distance with speed v2, what is the average speed during the journey। मतलब ये बताया गया है कि यहां पे एक गाड़ी की जो स्पीड है दैट इज v1, मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, जब इसने डिस्टेंस एस ट्रेवल की, जब ये यहां पहुंच गया तो अचानक से इसकी स्पीड हो जाती है v2, क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। ओके, अब हमें देखना है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी पूरी जर्नी के लिए। तो हमें पता है मास्टर साहब ने क्या बोला है, मास्टर साहब ने बोला है कि सर जब भी एवरेज स्पीड चाहिए दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे भाई है कि नहीं, हाँ जी सर। लेकिन अपने को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए v1 और v2 के टर्म्स में। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो टाइम लगा होगा दैट विल बी t1, और यहां पे जो टाइम लगा होगा दैट विल बी t2। अब देखो यहां से लेकर यहां तक सारा कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस को लिखना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। अरे सारा कुछ कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन तो यही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन अ सिमिलर वे हाउ कैन यू राइट t2 इंटू v2 को क्या लिखा जाएगा भाई, उसको भी लिखा जाएगा s। तो यहां से हमें t1 की वैल्यू मिलेगी s बाई v1, और यहां से हमें t2 की वैल्यू मिलेगी s अपॉन v2, है ना। हाँ जी सर, समझ में आया। अब देखो यहां जब एवरेज चाहिए, जब भी एवरेज वैल्यू चाहिए तो टोटल डिस्टेंस है कितना 2s अपॉन व्हाट इज टोटल टाइम t1 अपॉन t2। अरे भाई है कि नहीं, तो ये लिखा जाएगा 2s अपॉन व्हाट इज t1, t1 को लिखा जाएगा s अपॉन, तो ये s और s कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस v1 प्लस 1 ओवर v2। देखो जो अच्छा बच्चा होगा ना वो इस फार्मूला को डायरेक्ट याद रखेगा, क्योंकि ये बहुत काम की है। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस के दो हिस्से हुए हैं तो हमने 2 लिख दिया, पहला हिस्सा v1 से ट्रेवल किया था और दूसरा हिस्सा v2 से ट्रेवल किया था। तो जो अच्छा बच्चा होगा उसको डायरेक्ट याद रखेगा, और जो गधा होगा वो सोचेगा यार इसमें पता नहीं मास्टर साहब ने क्या किया, जो मन में बात आई तो लिख दिया। तो इसीलिए फिजिक्स इज फॉर गुड स्टूडेंट्स। और अगर एवरेज बच्चा भी अच्छे से ध्यान देगा ना मास्टर साहब क्या बोलते हैं, किस चीज को याद रखो, कैसे अप्रोच करो, तो एक एवरेज बच्चे की भी जो फिजिक्स है वो बहुत अच्छी बन सकती है ना। तो ऐसे आपको याद रखो, ऐसे आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूं इफ थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, अगर अब डिस्टेंस के कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, मान लेते हैं कि ये भी s और ये भी s, तो टोटल हुआ 3s। अगर इसमें स्पीड रही v1 और इसमें स्पीड रही v2 और इसमें भाई स्पीड रही v3, तो तब एवरेज कैसे लिखा, तब एवरेज फॉर द होल जर्नी कैसे लिखा जाएगा, कितने पार्ट्स हुए भाई 3 अपॉन पहला पार्ट 1 बाई v1, दूसरा 1 बाई v, रेसिप्रोकल लेना है तो 1 बाई v3। जब भी ऐसा आपको दिखे तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि यहां जो है ना डिस्टेंस के इक्वल हिस्से हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? ओके, ठीक है। तो अब ऑप्शन मिला सकते हो, हाँ ठीक है। तो इसने अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई किया है, v1 v2 ये इधर जाएगा तो समेशन नीचे रहेगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको आगे पीछे किया, हमें उससे नहीं मतलब, हमें तो आंसर चाहिए भाई। अब देखो और एक, अब इसने क्या बोला, ए पार्टिकल मूव्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी u एंड रिमेनिंग हाफ इन 2 इक्वल इंटरवल्स ऑफ इन टाइम इंटरवल्स विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। अब इसने बोला अभी भी डिस्टेंस के 2 हिस्से हुए, अभी भी भाई जो है ना डिस्टेंस के कितने हिस्से हुए 2, तो डिस्टेंस के हिस्से हुए 2, ठीक है। अगर ये भाई s और ये भी s, अब क्या बोला, पार्टिकल मूव्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी u, तो आधी डिस्टेंस जो है ना वो इसने u से ट्रेवल की। लेकिन अब मसला हो गया कि जो रिमेनिंग हाफ है इसके इसने 2 टाइम के हिस्से कर दिए। आर यू गेटिंग इट? मान लेते कि यहां से लेकर यहां तक टाइम लगा t, तो यहां से लेकर यहां तक टाइम लगा t, और इस टाइम को हम बोलेंगे t1। तो यहां से लेकर यहां तक इसने टाइम के इक्वल हिस्से कर दिए। अरे भाई है कि नहीं? हाँ जी सर। तो यहां जो इसने स्पीड रखी वो रखी v1, और यहां इसने जो स्पीड रखी वो रखी v2।
अब हमसे पूछा बताओ इस जर्नी के लिए जो एवरेज है वो क्या रहा होगा। अरे फिर से हमें पता है सर एवरेज इज नथिंग टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है कितनी 2s अपॉन टोटल टाइम लगा कितना t1 प्लस वो वाला टाइम t प्लस t। अरे भाई है कि नहीं। हाँ जी सर। अब देखो अगर मैं यहां पे देखूं ये s की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी v1 इंटू टी। अरे ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए प्लस v2 इंटू टी। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल जो है ना वो सेम है, तो टोटल डिस्टेंस इसमें तो s है, यहां से लेकर यहां तक भी s है। अब इसमें ये लोचा है कि ये v1 और v2 में ट्राउल किए गए थे जब हमने टाइम इंटरवल को बराबर तोड़ा था, तो ये चीज है ना। हाँ जी। अब यहां देखो ये t1 किसके बराबर आएगा, यहां s को और लिख सकते हैं हम क्या, u इंटू t1। तो यहां हमें t की वैल्यू क्या मिली s अपॉन, यहां हमें t की वैल्यू मिली v1 प्लस v2, और ये वाला टाइम जो अपने को चाहिए दैट विल बी s अपॉन u। तो ये चीज। अब यहां देखो एवरेज जब आपको निकालना हो तो एवरेज को कैसे निकालोगे भाई, 2s अपॉन व्हाट इज t1, तो t1 अपना s अपॉन u है प्लस s अपॉन v1 प्लस v2। अरे यही तो है। हाँ जी सर बिल्कुल यही है। तो लिखना चाहिए v एवरेज इज नथिंग, s और s तो कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v1 प्लस v2। अरे यही तो है। हाँ अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करना होगा इसको, क्योंकि हाँ जी इसने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, लेकिन आप जो आंसर है वो आप इस फॉर्मेट में याद रखोगे ऐसे। फिर से समझे, हमने डिस्टेंस के जो है हमने डिस्टेंस के दो इक्वल हिस्से कर दिए, वही बोला था s एंड s, लेकिन पहला तो u से ट्रेवल हुआ और दूसरी वाली जो डिस्टेंस है उसमें टाइम के दो इक्वल हिस्से कर दिए। तो ये वाली डिस्टेंस भाई कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी v इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। तो यहां से वो टाइम इंटरवल निकल आया, और यहां से t1 तो अपने को मालूम ही था तो हमने ऐसे। अब अगर देखोगे थोड़ा दिमाग लगा के, इसमें जैकपॉट क्या है, इसमें जैकपॉट ये है कितने हिस्से हुए थे भाई डिस्टेंस के, अरे डिस्टेंस के दो हिस्से हुए थे ना। तो पहला किससे ट्रेवल हुआ था 1 ओवर यू से, और दूसरा ले लो v1 प्लस v2। अरे भाई है कि नहीं। तो ऐसे हमने कर दिया। यहां देखो हमने v1 प्लस v2 सही लिख दिया है कि v1 प्लस v2 का आधा आ जाता, दो हिस्से हुए s और s, ठीक। तो t1 हमने लिख दिया s अपॉन u लिख दिया, हाँ जी t1 लिख दिया s अपॉन u। अब यहां जो डिस्टेंस है पार्टिकल मूव्स हाफ द डिस्टेंस विद एंड रिमेनिंग हाफ इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। हाँ तो टाइम इंटरवल दो इक्वल कर दिए t एंड d, तो s आ गया v1t प्लस v2t, ठीक है। तो t का s अपॉन v1 प्लस v2, t का अपॉन दिस, हाँ जी। तो दो हिस्से हुए थे डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम। अरे हाँ, अरे यहां तो t प्लस टी है ना भाई, तो 2t, तो इसलिए मैं सोच रहा था भाई एवरेज तो आएगा यहां दो, तो ये 2, क्योंकि t प्लस टी जो है वो 2t आएगा, तो यहां 2, और यहां भी हमें क्या लिखना होगा, यहां भी भाई हमें लिखना होगा 2। तो यहां पे हमें लिखना होगा 2। अब इसमें देखो जैकपॉट क्या है, इसमें जैकपॉट ये है कि हमने पहले हाफ को किससे ट्रेवल किया था, u से, और दूसरे हाफ में टाइम के दो इक्वल इंटरवल कर दिए। तो उसमें एवरेज कितना रहा होगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 रहा होगा। तो वो हम यहां लिख देते हैं, है ना। तो जो टाइम का हमें वैल्यू मिला है वो हमें 2t, तो t का वैल्यू हमने दे दिया। t का वैल्यू क्या अपने पास s अपॉन दिस। तो ये आंसर है इसका, है ना। ओके, बात करेंगे हम वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या होती है, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट्स नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगी समय के साथ, तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। अब मैं पुरानी कहानी रिपीट नहीं कर रहा, मैं सीधा बोलूंगा कि वेलोसिटी जैसे हर क्वांटिटी के दो वैल्यू होते हैं, वैसे ही वेलोसिटी के भी कितने होते हैं, दो। एक होता है एवरेज, क्या होता है, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वेलोसिटी, और भाई दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। हाँ जी सर समझ में आया। अब एवरेज किससे निकालते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, और इंस्टेंटेनियस जो है ना इसको डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, है ना। ओके सर, तो मतलब अभी भी अगर ऐसे पार्टिकल जाए यहां इसकी इनिशियल पोजीशन, मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो घर से पूरी डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, इसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है लेट्स कॉल इट ये है r1, और कुछ टाइम बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी r2, ऐसे
मतलब जो घर से टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये T1 पे था और ये T2 पे था, अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट T1 और T2 के बीच कितना रहा होगा ये, तो इसे लिखा जाता है डेल आर। और वेक्टर फॉर्म में देखोगे डेल आर होता क्या भाई, डेल आर इज नथिंग, ये हमारा रिजल्टेंट, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यहां टाइम T2 माइनस T1, तो इसको लिखा जाता है भाई डेल आर। तो चेंज देखो टोटल कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, देखो जस्ट शॉर्टेस्ट पाथ तो वो हमारा आ जाता है ना। तो ये हमारी जो है ये बन जाएगी हमारी एवरेज, ये हमारी बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो हमें इंटरवल को क्या करना होगा, छोटा। अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंटरवल को क्या कर देंगे, छोटा। मान लेते हैं कि टाइम टी पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और टी प्लस डी टी पे मैं देखूंगा टी प्लस डी टी, तो टी से टी प्लस डी टी ये है ऑरिजन। तो ऑरिजन से अगर मैं देखूं इनिशियली कितना दूर थे, तो इनिशियली जो हम दूर थे भाई वो ये थे, इनिशियली हम इतना दूर थे, इतना दूर थे, ऐसे ऐसे, तो इट्स आर। अब टी प्लस डी टी में क्या हुआ, हम इधर आ गए, अरे भाई इधर आ गए ना, तो ये है क्या बेसिकली हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर प्लस डी आर, है ना। तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगी, ये, अरे भाई ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब देखो अगर ऐसे आर बनाया जाए और ऐसे, ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, अरे भाई बिल्कुल स्ट्रेट है ना ये, तो ये हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस बीच अगर मैं देखूं, इस बीच इस छोटे से इंटरवल में अगर देखूं फ्रॉम टी टू टी प्लस डी टी, अगर मैं टी से देखूं टी प्लस डी टी तक, तो भाई इसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस छोटे से इंटरवल में देखो, अरे भाई कितना बेकार सा इंटरवल है, इसमें पार्टिकल ने कहां टर्न लिया होगा, बिल्कुल स्ट्रेट गया होगा। तो इस छोटे से इंटरवल में टी से लेकर टी प्लस डी टी तक, डी टी में जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्प्लेसमेंट। तो फिर क्या लिखना चाहिए, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो इंस्टेंटेनियस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, अरे ऐसे लिख सकता हूं ना। और जब मुझे चाहिए एवरेज, क्या चाहिए, जब मुझे चाहिए एवरेज, तो मुझे लिखना चाहिए टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टोटल टाइम। तो ये चीज, और हमें पता है ये हमें स्लोप वगैरह से मिलता है, आरटी ग्राफ का जो हमें स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है भाई, वो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर मैं इस छोटे से टी से लेकर टी प्लस डी टी तक देखूं, तो इसमें जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन इस इंटरवल में हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस मिलता है तो हम कह सकते हैं सर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये चीज है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि छोटे से टाइम इंटरवल में भाई डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी है ना। लेकिन जब बात आएगी एवरेज की, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो कुछ और है। देखो यहां अगर हम एवरेज देखते तो हमें, हमारे लिए डिस्टेंस तो ये हो जाती, अरे भाई डिस्टेंस ये हो जाती। जब एवरेज वेलोसिटी देखी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई ये। तो हम ये कह सकते हैं ना, अदरवाइज जो वी एवरेज है, एवरेज स्पीड जो है वो या तो बराबर होगी, कब बराबर होगी, पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट गया तो उस केस में डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। अदरवाइज जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या उसके बराबर होता है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो तब स्पीड, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना, एवरेज स्पीड या तो बराबर या तो ज्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लुल्लू सा सवाल है लेकिन दिमाग चलना चाहिए इसमें। अगर मैं बताऊं आपको एक पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड उसी कांस्टेंट के बराबर है, अरे भाई है ना। अगर पार्टिकल मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे के 500, हर बच्चे के, तो एवरेज क्या होगा 490। दिस इज नॉट ट्रू। अगर क्लास में 10 बच्चे सबके 500 तो हर बच्चे के इंडिविजुअल भी 500, तो एवरेज भी वही और इंस्टेंटेनियस भी वही। अब सुनो, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल, तो एक पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है सर्किल में ऐसे, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, तो जब आधा चक्कर काटेगा ये पार्टिकल, जब आधा चक्कर, तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो कहने का मतलब देखो, अगर मैं बोलूं
एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग, इसका मैग्नीट्यूड इज, ये कितना चला होगा, अरे भाई 2r विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां से लेकर दिस इज रेडियस यहां तक जब ये आया होगा तो डिस्प्लेसमेंट है कितना, डिस्प्लेसमेंट भाई 2r, अरे भाई है कि नहीं, और टाइम कितना लगा, लेट्स कॉल टाइम लगा t। लेकिन इस टाइम को तो निकाल सकते हैं ना आप, डिस्टेंस से याद करो, स्पीड क्या है कांस्टेंट, और डिस्टेंस है कितनी, सर्कमफ्रेंस का आधा, तो 2πr अपॉन 2, तो सर्कमफ्रेंस का आधा इज इक्वल टू स्पीड तो कांस्टेंट है, तो एवरेज भी वही और इंस्टेंटेनियस भी वही। टाइम तो भाई आप डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर आपके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, आप डिस्टेंस का कांसेप्ट या डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट, वेलोसिटी का कांसेप्ट, स्पीड का कांसेप्ट यूज करके टाइम तो सेम ही आएगा ना। हाँ जी सर सेम आएगा, तो टी की जो वैल्यू आई वो आई ये और ये कैंसिल हुआ, तो पाई आर अपॉन वी है ना। तो यहां हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आया वो आया 2r अपॉन पाई आर अपॉन वी, तो v किधर जाएगा, ये और ये कैंसिल, द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज 2v अपॉन पाई, तो 2v अपॉन पाई जो है दैट्स a है ना। तो अब एक चीज मुझे आपको बोलनी है, देखो आज हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उस पे बेस अच्छे अच्छे सवाल को भी डिस्कस किया। अब आपको एक चीज दिमाग में बिठानी है कि मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बोली कि जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो सच में आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप रात के 2 बजे भी जाग जाओ तो पहले आपके मुंह से वही बातें निकलनी चाहिए, उसके जस्ट 2 मिनट बाद आप सोच में पड़नी चाहिए, अरे भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं ये, है ना। और जब भी सवाल आए तो सबसे पहले मास्टर साहब क्या लिखते हैं बोर्ड पे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई मैंने भी सवाल पढ़ा, आपने भी सवाल पढ़ा, है ना, तो मैं कुछ तो लिखता हूं ना पहले, तो जो मैं पहले कुछ लिखता हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को कैच करो, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती फिजिक्स के क्वेश्चन करने में। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं, हम कल फिर से आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच।